सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम नवीन सर के द्वारा जो सेट चलाए गए हैं उसका हम दोस्तों 9 सेटों का ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। आज जो सेट करेंगे वो है 10वें नंबर का, तो एसएससी जीडी 2025 दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से जीएस नोट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसरो के बारे में पढ़ें। इससे पहले बहुत सारे साथियों से कहना चाहेंगे कि आपने अगर 9 सेट नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक, हम आपकी हेल्प के लिए बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार करने के लिए लाते हैं। ऐसा आपको कंटेंट पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, बढ़िया तरीके से नोट से सजाया है दोस्तों। ठीक, क्योंकि आपको दिखने में भी अच्छा लगता है, तो आप फोन को रोटेट कर लीजिएगा और अपनी जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, तो आपको सभी क्लियर देखेगा दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न है इसी में कि इसरो की स्थापना जो हुई थी, ये नवीन सर ने बताया हुआ था कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना, सबसे पहले इसरो की आपको वो पता नहीं चाहिए फुल फॉर्म। तो क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में दोस्तों। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। एक एक स्टेप बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे, बेशक 15 से 20 मिनट ही लगेंगी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान? एस सोमनाथ। और संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई दोस्तों। ठीक, यहाँ से और थोड़ी फैक्ट पढ़ लेते हैं। परमाणु कार्यक्रम के अध्यक्ष इसमें कौन है? डॉक्टर होमी जे भामा है दोस्तों। और सतीश धवन कहाँ पर है? अंतरिक्ष केंद्र जिसको बोलते हैं, 1971 में ये बना हुआ था, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक, और डीआर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे तो इनको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी ऑप्शनों के बारे में नवीन सर ने बताया हुआ था, तो हमने भी ऑप्शनों को उसी तरह से सेट किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? समित भी कामत है। और रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है ये दोस्तों। ठीक, रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगला जो है इसकी टैग लाइन क्या है? सभी को पता होगी टैग लाइन। बलसस्य है दोस्तों, दसस्य मूलम विज्ञानम, बसस्य मूलम विज्ञानम। अब आइए जनगणना के बारे में पढ़ लेते हैं, 2011 की जनगणना। तो सबसे कम जो है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किसका है? यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं जिसको। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। इसमें कितने हैं? 46 जो है इसमें समूह है, यानी कि 46 व्यक्ति ही रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे अधिक जो है यूटी में कौन सा है? दिल्ली है। इसमें जो है 11,320 पर्सन लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है दोस्तों। ठीक, बिहार है, और इसकी कितनी है? यानी 1106 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद यदि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में 17 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जिला बहुत पूछा जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली। कितनी है? 37,000 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। इसमें 1 पर्सन ही रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों। ठीक, तो अगला जो है, यहाँ से थोड़ा सा स्टेप छूट रहा है, मिजोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। मिजोरम में कितने रहते हैं? 52 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर। और सिक्किम में कितने? 86 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये सभी फैक्ट जनगणना के हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला जो है, इसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, बायोस्फीयर या इसको कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र ही बोलते हैं इसी को। कुल संख्या इसकी कितनी है? 18 है। MAV प्रोग्राम इसकी है, मैन एंड बायोस्फीयर शामिल। इसमें कितने हैं? 12 शामिल हैं। 12वां अभी कौन बना है? पन्ना, जो कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश में, नेशनल पार्क दोस्तों। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1971 में। तो यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। अगले की बढ़ लेते हैं। तो थोड़े फैक्ट और बचे हुए हैं इसमें। क्या हुआ? सुंदरबन ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? MP में। और अचान कमार अमरकंटक ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों समलीपाल कहाँ पर? उड़ीसा में है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी, तमिलनाडु में। चिन्हित कब हुआ था? 1986 में हुआ था। MAV प्रोग्राम में शामिल सबसे पहला भी यही था, नीलगिरी दोस्तों। सबसे पहला अगर पूछा जाए तो यही था। पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। द व्हाइट टाइगर किसकी है? अरविंद अडिगा की है दोस्तों। द गोल्ड, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गोल्ड नहीं है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? अरुंधति रॉय की है। इनको पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिला है दोस्तों। 5 व्यक्तियों के पुरस्कार आपको पता होने चाहिए, तो इसमें भी शामिल है। कौन है? बुकर पुरस्कार इनको मिला हुआ था 1997 में दोस्तों। ठीक, अगला जो इसका ब्रेकिंग इंडिया। ब्रेकिंग इंडिया जो है ये किसने लिखी थी? राजीव मल्होत्रा ने लिखी थी। द लास्ट क्यून लिखे किसने लिखी थी? चित्रा दिवाक रूनी ने लिखी थी। सिलेक्शन डेज किसने दी? अरविंद परगड़िया ने। इनको भी पुरस्कार मिला हुआ है। बुरुस पुरस्कार का मिला हुआ है 2008 में मिला हुआ दोस्तों। ठीक, और घट्टम ये वाद्य यंत्र, ये किससे? घट्टम ये किससे संबंधित है? मटका से संबंधित है। और इसके कलाकारों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, थोड़ा सा ऊपर करके, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो घट्टम के कलाकारों के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ से दोस्तों। ठीक, तो घट्टम के कलाकार हमें यहाँ तक तो बता ही दिया था आपको, तो इसके कलाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सभी कलाकार आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो कलाकार इसमें TH विन्याक्रम है दोस्तों। और कौन है? सुकन्या, सुकन्या राम गोपाल है। इसको गिरधर
अड़ुकुप्पा है दोस्तों, यहाँ थोड़े वैसे नाम है। तो यहाँ से देखते हैं गिटार के कौन से हैं, बैजू धर्मजन और ब्रजभूषण काबरा है। इसके बाद कंजीरा के कौन है, जी हरिशंकर, स्वामीनाथन, सेल्वा और गणेश जी हैं दोस्तों। इसके बाद है सैक्सोफोन के कौन है, यानी कादरी और गोपाल नाथ है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ लेते हैं। और पूछा गया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है, इसमें पूछा हुआ। तो इसके लेखक जो है कौन है, सोमदेव है। और कौन सी इसमें कहानियां कही जाती हैं, इसमें इस पुस्तक है ये, इसमें कौन सी कहानियां कही जाती हैं, तो परियों की कहानियां कही जाती हैं। भाषा इसकी कौन सी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम है जो यहाँ से लिखी है विशाखा दत्त ने दोस्तों, ठीक। यहाँ से लिखा हुआ बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है। कुमार संभवम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी। तो कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मेघदूत हुआ, शाकुंतलम हुआ, रघुवंशम हुआ, ये सभी कालिदास की। ये टोटल की टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पुस्तकें ही है दोस्तों, ठीक। हमने यहाँ से बता दिया है। और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, मृच्छकटिका, ये मृच्छकटिकम है, ये किसने लिखी, शूद्रक ने। अष्टाध्यायी पाणिनि, और ये जो है राजतरंगिणी है, ये इसमें कल्हड़ ने लिखी है। और कश्मीर का इतिहास इसमें बताया गया है, ठीक। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। कामसूत्र किसने लिखी है, बादशाहन ने। पंचतंत्र विशुर शर्मा ने। एक और यहाँ से बची हुई है, मालती मालती माधव किसने, भवभूति ने लिखी है दोस्तों। यहाँ से आपको अब अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद में, आर्टिकल 120 के बारे में, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में बताई गई है दोस्तों, ठीक। विधानमंडल के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा किसमें बताई है, 210 में बताई गई है। अनुच्छेद 344 है, राजभाषा पर संसद का आयोग है। और राज्यसभा जो है किसमें है, भाग 17 में है। पूछा जाए राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो भाग 17 में। वो भाग 17 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया है। तो इसके बाद में पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा आयोग कब बना हुआ था, तो 1955 में बना हुआ था। फर्स्ट अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजी खैर है इसके बाद में, यानी अध्यक्ष हैं इसके, फर्स्ट अध्यक्ष। राजभाषा एक्ट कब आया हुआ था, 1963 में आया हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति कब बनी हुई थी, तो ये 1976 में बनी हुई थी, तो 1976 में। तो इसमें देख लेते हैं, ये लोकसभा रखा है, लोकसभा की 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं इसमें दोस्तों, ठीक। अब पढ़ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, सभी को पता हो। अनुच्छेद किस में है, 126 में है मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद में आर्टिकल 124 में दिया हुआ, ये एससी का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में है ये दोस्तों, ठीक। और स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में। तो बैठक पहली कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। नई दिल्ली से एससी कहाँ पर था, नई दिल्ली से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर हुआ था करता था, तो वो हुआ करता था कलकत्ता में, थोड़ी, यानी 1974 में बना हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया हुआ था, 1773 में आया हुआ था। मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसमें, एलिजा एम्फे थे। अन्य 3 कौन थे, एमिस्टर और चैम्बर्स और हार्ड थे दोस्तों, ठीक। उस समय एससी में जज कितने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं, तो 33 और प्लस का 1 यानी 34 होते हैं। तो एक कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, और कुल कितने होते हैं, 34, ठीक। 125 अनुच्छेद के बारे में पढ़े, न्यायाधीश के वेतन भत्ते बताए गए हैं इसमें। आर्टिकल 127 में बताया गया, जब संख्या पूरी ना हो रही हो, जब संख्या पूरी ना हो रही हो, तब तीर्थर्थ बनाए जाते हैं, यानी तीर्थर्थ जो है एक हॉक जज बनाए जाते हैं, ठीक। ये भी पॉइंट यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 में क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है इसमें, ठीक। और आर्टिकल 130 में एससी की पीठ जो है इसमें बताई गई है, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। आर्टिकल 132 में एससी के कुछ मामलों में एससी के संबंध हैं बताए गए, यानी कि एससी क्या होता है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ से ये हाई कोर्ट लिखा हुआ है, तो शॉर्टकट में यही लिखे हुए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में हाई कोर्ट के संबंध बताए गए हैं अनुच्छेद में। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब बढ़ लेते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रंगीला। इसका शासनकाल लिखा हुआ है 1719 से, यानी 1700 और यानी कि 48 तक। वास्तविक नाम क्या था इस रंगीला का, रोशन अख्तर था। इसने जजिया को पूरा खत्म कर दिया था, जजिया को। इसके समय में 4 स्वतंत्र राज्य बने हुए थे, इसके समय में 4 स्वतंत्र राज्य बने हुए थे। और 1722 से और 26 के बीच में बने हुए थे। हैदराबाद की स्थापना चिकलित खान ने की थी। अवध की स्थापना बुकान उलमुख सैयद
ताका खान ने की थी। बंगाल की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने, और मथुरा की थी बदन सिंह ने। दूसरी यहाँ से सभी की स्थापना दे रखी है। इसके समय जो है, इसके समय पर बाजीराव आए थे। कब आए थे? 1900 यानी 1737 में आए हुए थे। दूसरी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बोलते कुछ है लेकिन और कहते कुछ है। तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, गलतियां इंसान की पुतला बताया गया है। तो 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण, इससे इसने जो है दिल्ली को लूटा हुआ था। यानी 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उसने दिल्ली को लूट लिया था। कितना ले गया था? 17 करोड़ धनराशि भारत से लूट करके ले गया था। ये पूछा जाता है कि नादिर शाह भारत से कितनी करोड़ की धनराशि लेकर के गया था, तो 70 करोड़ की धनराशि लेकर के गया था। अब पानीपत के युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं। पानीपत का युद्ध, तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, तो बाबर इसमें विजयी हुआ था 1526 में। सेकंड हुआ था जो 1556 में अकबर व हेमू के बीच, तो अकबर इसमें विजयी हुआ था। ये थर्ड युद्ध जो हुआ था 1761 में अहमद साहब अब्दाली व मराठा संघ और जो है सब सदा शिव शाम व भानु शिवनाथ राव इनके बीच में हुआ था। तो यहाँ पर कौन जीता हुआ था? ये अहमद शाह जीत गया था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था। इस समय मुगल बादशाह कौन था जब बक्सर का युद्ध हुआ था? तो इस समय हुआ था शाह आलम द्वितीय था। मुगल कार्यकाल जो है शाह आलम द्वितीय था। मुगल कार्य शाह आलम द्वितीय था, और इसका शासनकाल भी दे रखा है 1760 से और 1806 तक ये मुगल बादशाह रहा था। अगला जो स्टेप को छूट रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। पानीपत के थर्ड दे रहा है। पानीपत के थर्ड युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे शाह आलम द्वितीय थे दोस्तों। ठीक, यही तो प्रश्न पूछा गया था। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है, बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ लेते हैं। 1837 से 57 तक अंतिम मुगल सम्राट थे ये दोस्तों। ठीक, अंतिम मुगल सम्राट। अंग्रेजों ने इन्हें जो है रंगून जेल में कैद किया हुआ था। तो पूछा जाए किन्हें कैद किया था? तो बहादुर शाह जफर को। कब? 1858 में, यानी 1858 में। रंगून जो है बर्मा म्यांमार में भेजा था इनको। कहाँ पर भेजा था? बर्मा म्यांमार में। मुगलों का शासनकाल जो कब तक रहा था? 1526 से 1857 के बीच में, और 15 वर्ष नहीं रहा था, यानी 15 वर्ष नहीं रहा था। तो 331 में से में 15 को माइनस करना पड़ता है, यहाँ से माइनस करना पड़ता। तो 316 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया था। कितना शासन किया था? 316 वर्षों तक। तो 15 वर्ष इसलिए घटाए गए, हमने ये भी लिख दिया है कि किस लिए घटाए गए। इसलिए घटाए गए क्योंकि यहाँ पर सूर्यवंश का, यानी सूर्यवंश आ गया था दिल्ली में। कौन सा वंश आ गया? सुलतो और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा हुआ था। तो कभी यहाँ पर बहुत अच्छे इनके शासनकाल में कभी हुए हैं, मिर्जा गालिब हुए थे। इनका शासनकाल जो है सिकुड़कर दिल्ली तक रह गया था। इनका शासनकाल सिकुड़कर दिल्ली रह गया था। तो अभी मेरी बात जो है कहाँ पर चली थी? बहादुर शाह जफर पर ही चली। तो अभी इसी की फैक्ट हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट बताए हुए थे नवीन सर ने। तो इनका शासन जो है सिकुड़कर कहाँ दिल्ली तक रह गया था, चांदनी चौक से पालम तक रह गया था। इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कमांडर का नाम कौन था? बख्त खान था इसका। ठीक, अब वायुमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। वायुमंडल सबसे निचली परत है क्षोमंडल और ट्रोपोस्फियर, तो इसको 0 से 12 किलोमीटर के बीच है। समताप मंडल भी दे रखी है। स्ट्रोपोस्फियर है 1250, यानी 12 से 50 किलोमीटर। यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी इसी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ते हैं 12 से 50 किलोमीटर पर। मध्य मंडल है मीसोस्फियर 50 से 80। वायुमंडल है थर्मोस्फियर 80 से 700 की हाइट पर। बहिर्मंडल है एस्कोस्फियर, ये 7 व 800 किलोमीटर के आगे होता है। तो रेडियो तरंगें यहीं से आती हैं। कहाँ से आती हैं? रेडियो तरंगें जो आती हैं वो वायुमंडल से आती हैं। यहाँ तक फैक्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होता है। ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में, पर्यावरण के लिए हुआ था ये। इसके बाद 11 दिसंबर 1997 को लागू हुआ था। 16 फरवरी 2005 को है जो है 11 दिसंबर 1997 को लागू हुआ था, और 16 फरवरी 1905 को जो इसकी स्थापना हुई होगी। और जापान में है दोस्तों ये। रिपो सम्मेलन कब हुआ था? 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। मोट्रो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1957 में, ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था दोस्तों। अगला है तारों का टिमटिमाना, ये तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों। ठीक, यहाँ से तारों का रंग है तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले रंग के होते हैं, नीले या सफेद रंग के। ठंडे तारे नीले और नारंगी रंग के होते हैं, यानी नारंगी और लाल रंग के होते हैं। अपवर्तन के उदाहरण है कुछ, जैसे छड़ी और आंख पर छवि का निर्माण। विकिरण का है उदाहरण आसमान का नीला दिखाई देना। परावर्तन है उल्टा जल में प्रतिबिंब बनना। प्रकाशीय तंत्र जो है ITR, यानी हीरे की चमक होती है इसी के कारण। टोटल इंटरनल और रिफ्लेक्शन इसकी फॉर्म होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और थोड़े फैक्ट्स यहाँ से छूट रहे हैं। विबिग्योर सभी लोग जानते हैं। विबिग्योर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेड की होती है। तो और आवृत्ति किसकी कम होती है? रेड की। अगर तरंग दैर्घ्य इसकी कम होगी, तरंग दैर्घ्य अगर इसकी ज्यादा होगी तो इसकी आवृत्ति जो है कम होगी। और सबसे कम आवृत्ति सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वायलेट की होती है, तो इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो ये अपोजिट होते हैं तो ठीक है। यहाँ से फैक्ट क्लियर है। 16 है
नेट्रियम का लैटिन नाम है, कौन सा है ये लैटिन नाम? सोडियम। पोटेशियम का है दे रखा है कैडियम। टिन का कहते हैं स्टेनम। और सीसा पीबी का है प्लेटिनम। और कॉपर का है क्यूप्रम। और जो है निप सोना का है क्या? ऑरम है दोस्तों। ऐसे चांदी का दिया हुआ अर्जेंटम। टंगस्टन का दिया हुआ जो बल्ब में लगा हुआ था वो टंगस्टन, तो ठीक इसका है ब्रोफ्राम। और लोहा एफी का है फिरम। नवीन सर ने होमवर्क में दिया हुआ था, सभी बच्चे बताएंगे पारी का लैटिन नाम क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रा जोरोमेन दोस्तों, ठीक हाइड्रा। अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए क्रोल, यानी यहाँ से अभी नहीं होता है, यहाँ से ये फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 17, यहाँ देख लें। शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो नीले शैवाल को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। लाल शैवाल को रेडोफाइटा। हरे शैवाल को क्लाइमोड्रोमांस कहा जाता है। और भूरा शैवाल को कहा जाता है सरस सरस गुम कहा जाता है, तो ठीक सरस गुम। इसके बाद अब पढ़ेंगे यहाँ से, ये फैक्ट उसी के लिखे हुए थे। अंतरिक्ष यात्री जो खाने के लिए क्लोरेला जो है शैवाल लेकर के जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिन शैवाल जो है पानी का जाल बनता है, इसमें पानी का जाल शैवाल की कोशिका सेलुलोज व पैक्टीन की बनी होती है। तो ठीक यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हो गए। अब जो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 थोड़े से बचे हुए हैं। ई रूपी के बारे में बढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान की निगम द्वारा विकसित किया जाता है ये, NPCI भी कहते हैं इसी को। बना कब था? 2008 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। एक्ट कब आया हुआ था? 2007 में। और भीम UPI कब आया था? 30 दिसंबर 2016 को। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। UPI जिससे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट। और यहाँ से दिया हुआ है इंटरफेस दोस्तों, ठीक। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है संस्थान द्वारा अनुशंसित है। 1 जनवरी 1965 को बना हुआ था। और CACP जो है 1985 से बना हुआ था। 5 सदस्य होते हैं इसमें। 23 फसलों के लिए MSP दिया जाता है, ठीक। अनाज जो है इसमें कितने होते हैं? 7 अनाज होते हैं। दालें कितनी होती हैं? 5 दालें होती हैं। तिलहन 7 होते हैं। और वाणिज्य फसलें 4 होते हैं। तो सभी फैक्ट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रा का अवमूल्यन। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा में मूल्य में कमी होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे बता देखिए, हमें पढ़ के आपको बता दिया है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो दिया हुआ, ये सन किस सन में हुआ था, तो आपको सन पढ़ के बता रहे हैं। तो काफी सनों में हुआ था, यहाँ से 1949 में हुआ था, देख सकते हैं 1949 लिखा हुआ, ये यहाँ से लिख देते हैं 1949 लिखा हुआ, ठीक 1949। फिर कब हुआ था? ऐसे 1966 में हुआ था। फिर कब हुआ था? इसके बाद 1991 में हुआ था। 1991 2 बार हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था और कब हुआ था? 3 जुलाई को, यानी 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई को यहाँ से, और 3 जुलाई को हुआ था। तो ये सभी ये भी पढ़ सकते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी, तो यहाँ से हमने जो पढ़ दिया आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा भद्दा हो गया है। तो यहाँ से हमारी सभी फैक्ट क्लियर हो गए दोस्तों, ठीक 20 के 20 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब जो है 17 मिनट हो चुकी हैं, पूरे के पूरे 20 प्रश्न बन चुके हैं। तो मिलते हैं 11वें सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। तो 11वें सेट में मिलेंगे दोस्तों, ठीक। आपका रिवीजन करते रहिए सभी लोग।